Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Rekha मैम from RS Bura Academy. बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. टुडे वी शैल रीड द चैप्टर फर्स्ट ऑफ 9th क्लास हिस्ट्री SST, द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या थी और ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में इसकी क्या इम्पोर्टेंस रही है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चों चैप्टर के अंदर. मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेंच जो रेवोल्यूशन थी आखिर क्यों हुई, क्या रीज़न रहे हैं इसके घटित होने के लिए. ये ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यहाँ पर बच्चों सबसे पहले ये दिया हुआ है, जैसे हम किसी मूवी या सीरियल के अंदर देखते हैं कोई हीरो या हीरोइन की डेथ हो जाती है या कोई पीटता हुआ नज़र आता है तो वो बैक साइड से हमें दिखाना शुरू कर देते हैं कि उसके ये हालात आखिर हुई ही क्यों, वट शेल बी द रीजन फॉर दिस और दैट सिचुएशन. तो उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर एक इवेंट्स दी गई है 14 जुलाई 1789 की. यहाँ पर एक भीड़ क्या करती है, बास्तिल के किले पर अटैक कर देती है. ये बास्तिल का किला आपके सामने है, बिल्कुल खंडहर बनाया हुआ है. भीड़ के अटैक करने से वो क्या हो जाता है, बिल्कुल टूट जाता है और उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बेच दिए जाते हैं. इसके अवशेष अमीर लोग इसको खरीद लेते हैं उसको एक यादगार के रूप में, मेमोरी के रूप में रखने के लिए. आखिर ऐसा हुआ ही क्यों, ये तोड़फोड़ हुई ही क्यों फ्रांस के अंदर, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. पेरिस क्या है बच्चों, कैपिटल ऑफ फ्रांस है. यहाँ पर वो अलार्म किया गया था, वहाँ पर चेतावनी दी गई थी सिटी ऑफ पेरिस के अंदर. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. किंग ने कमांड दी थी ट्रूप्स को कि वो सिटी के अंदर जाए. रूमर स्प्रेड दैट ही शुड ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स. तो जो एक अफवाह थी, रूमर्स मीन्स होता है एक अफवाह फैल गई कि राजा ने ऑर्डर दे दिया है फायर करने का, किसके ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर. तो 7,000 मैन एंड वीमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल. टाउन हॉल के सामने 7,000 जो मैन वीमेन गैदर हो जाते हैं, डिसाइड करते हैं पीपल की मिलिटिया को बनाने का. दे ब्रोक इनटू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स होती है उनको तोड़ देते हैं इन सर्च ऑफ द आर्म्स. आर्म्स मीन यहाँ पर जो हथियार हैं उनको ढूंढने के लिए वहाँ चले जाते हैं अंदर. फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म्ड फोर्ट्रेस प्रिजन द बास्तिल. बास्तिल क्या थी बच्चों, आपको ये एक प्लेस है जिसको क्या बनाया गया था, मेड प्रिजन, जिसको जेल बनाया गया था राजा के द्वारा. प्रिजन के ऊपर अटैक करते हैं लोग. सेवरल हंड्रेड पीपल वहाँ पर क्या करते हैं, मार्च करते हैं ईस्टर्न पार्ट की तरफ, जो पेरिस का ईस्टर्न पार्ट था, बास्तिल जिसको बोलते हैं. वेयर दे होप टू फाइंड द होर्डेड एम्यूनिशन. वहाँ पर उनको लग रहा था कि कुछ होर्डेड चीज़ें मिल जाएगी, संग्रह किए हुए हथियार मिल जाएंगे. इन द आर्म्ड फाइट द फॉलोड कमांडर ऑफ द बास्तिल वाज किल्ड. जो फाइट में क्या होता था, जो कमांडर था बास्तिल का वो मारा जाता है और जो प्रिजनर्स होते हैं रिलीज कर लिए जाते हैं. दो देवर ओनली 7 ऑफ देम. जो प्रिजनर्स थे वो सिर्फ 7 थे. बास्तिल वाज हेटेड बाय ऑल. सभी लोग बास्तिल से हेट करते थे. वो क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरनल यहाँ से बनता है. बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. क्योंकि ये पावर ऑफ किंग, जो डेस्पोटिक पावर थी राजा की, उसके लिए स्टैंड करता था. समझा जाता था कि वहाँ पर राजा हथियारों को रखता है जो कि ज़रूरत पड़ने पर जनता पर भी इस्तेमाल करता है. वो निरंकुश पावर का मेन सोर्स था वहाँ पर, इसलिए अटैक करते हैं. द फोर्ट्रेस वाज द डेमोलिस्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स. फोर्ट्रेस को बिल्कुल डेमोलिश कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसके जो फ्रैगमेंट्स हैं, फ्रैगमेंट्स मीन पार्ट्स हैं, वह सोल्ड इन द मार्केट में सोल्ड कर दिए गए. टू ऑल दोज, उन सब लोगों को हु विश टू कीप अ सोवनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, जो उसके विनाश के को एक उसके मेंबर यानी कि मेमोरी के रूप में रखना चाहते थे, उन्होंने उस चीज़ को खरीद लिया. द डेज दैट फॉलोड सा मोर रिएटिंग बोथ इन पेरिस द कंट्री साइड. जब ऐसी स्थिति बास्तिल में हो जाती है तो पेरिस और कंट्री साइड में भी यही सिचुएशन चलती है. मोस्ट पीपल प्रोटेस्ट करते हैं हाई प्राइस के खिलाफ ब्रेड की. मच लेटर व्हेन हिस्टोरियन लुक्ड बैक, जब हिस्टोरियन दिस टाइम में बैक देखते हैं तो उन्होंने देखा कि बिगनिंग ऑफ द चेन ऑफ इवेंट्स,
जो चेन होती है इवेंट्स की वो शुरू हो जाती है, दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग इन फ्रांस। फ्रांस में राजा को एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब उसको क्या किया जाता है, सेंटेंस कर दिया जाता है, फांसी की सज़ा दे दी जाती है। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, आउटकम मीन्स होता है रिजल्ट, यद्यपि बहुत सारे लोग एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे थे कि उसका आउटकम्स ये होगा, उसका रिजल्ट ये होगा, हाउ एंड वाई दिस हैपन्स, ये क्यों हुआ। अभी बच्चों हमने कहा कि जो फ्रांस का जो किंग था वो हमने अभी तक यहाँ पर नहीं आया, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देती हूँ, जो लुई 16 होता है वो फ्रांस का राजा होता है, किंग होता है लुई 16, और वो बर्बन वंश का होता है। बर्बन वंश के राजा को फांसी की सज़ा दी जाती है, और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो बास्तिल का किला था उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और यहाँ पर एक बास्तिल जगह को हेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज इट वाज द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, सिंबल था वो डेस्पोटिक पावर का राजा की। यहाँ पर ये इंटरनल क्वेश्चन भी आपका बनता है, जो उसको सज़ा देने का क्या रीज़न रहा होगा, ये मैं अब लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब हम चैप्टर को रीड करते हैं। देखो बच्चों, जो भी चीज़ हमें सीखनी है वो कहाँ से आती है, वो हमारी चैप्टर रीडिंग से आती है, कि हम चैप्टर की रीडिंग से हमें पता चलेगा कि वो आखिर राजा को क्यों एग्जीक्यूट किया गया, क्यों सेंटेंस दी गई उसको, समाज का क्या मतलब वहाँ पर सिचुएशन रही होगी। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच की सोसाइटी क्या थी, कैसी थी, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन था वो बता दिया। सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनता है, इन 1774 लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स एस्केंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, फ्रांस के ताज पर बैठता है बर्बन वंश का लुई 16। ही वॉज 20 years ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मेरी एंटोनिएट, मेरी जो एंटोनिएट थी उससे शादी करता है वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, और 1774 में वो किंग बनता है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हो जाता है टू हुम ही मैरिड, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हो जाता है जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी मेरी एंटोनिएट, उससे वो शादी करता है। अपॉन हिज असेसन ऑफ न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, जैसे ही वो नया राजा का ताज प्राप्त करता है तो एम्प्टी ट्रेजर मिलता है उसको, वहाँ पर बिल्कुल खजाना खाली मिलता है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, जो लंबे समय तक युद्ध चला था फ्रांस के अंदर उसने बिल्कुल ड्रेन कर दिया था फाइनेंशियली रिसोर्सेज को फ्रांस के। एडिड टू दिस वार द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द एक्स्ट्रावेजेंस कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ द वर्सेल्स, वर्सेल्स के महल को वहाँ पर उसके महल के ऊपर जो भी खर्चा आता था, एक्स्ट्रा विजन्स होता था जो मेंटेन करने के लिए, वो सब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, कुछ युद्ध की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी, तो अमेरिका ने क्या किया, जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी पावर प्राप्त करने के लिए कॉमन एनिमी से, वो उसकी हेल्प ली फ्रांस की, फ्रांस ने हेल्प की अमेरिका की, किससे, ब्रिटेन से आज़ादी पाने में, क्योंकि 13 ऐसी जगह थी जो ब्रिटेन ने अमेरिका की अपनी जगह को कंट्रोल किया हुआ था, उसको वहाँ से भगाने के लिए ब्रिटेन को इसने फ्रांस की हेल्प ली अमेरिका ने। द वॉर एडिड द मोर देन $1 billion लीवर, लीवर मीन्स बच्चों यहाँ पर अ टाइप ऑफ करेंसी है ये फ्रांस के अंदर, टू अ डेब्ट देन हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 billion लीवर्स, जो उनका कर्जा था वो 2 billion लीवर्स तक बढ़ चुका था युद्ध की वजह से। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, जो स्टेट को पैसा देते थे, नाउ बिगिन टू चार्ज 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर 10% इंटरेस्ट भी लेते थे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज obliged टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन, इसलिए जो इंक्रीजिंग परसेंटेज थी उसके बजट की इंटरेस्ट पेमेंट पर अकेले, तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो ओब्लिग थी, उसी को स्पेंड करती थी, उसी पे खर्च हो जाता था उनका सारा पैसा। टू मीट्स इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, जो रेगुलर एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, एज अ कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी के लिए, कोर्ट और रनिंग गवर्नमेंट के लिए, यूनिवर्सिटीज़ ऑफिस के लिए, स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स, उसको स्टेट को क्या करना पड़ता था, टैक्स को बढ़ाना पड़ता था। तो यहाँ पर जो मेन रीजन था फाइट का वो इंक्रीजिंग टैक्स था। यहाँ पर आप बच्चों ध्यान रखेंगे, यहाँ लीवर
क्या थी पीछे मैंने बताया, टाइप ऑफ करेंसी थी, डेफिनेशन में भी आपका आ जाएगा ये। ऊपर 3 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। यहाँ पर इंक्रीज टैक्स होने की वजह से ही ये क्या होता है, रेवोल्यूशन टुक प्लेस होती है। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इन 3 एस्टेट्स। जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट के अंदर डिवाइड की गई थी बच्चों। 3 एस्टेट में क्या था, द ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd एस्टेट पेड टैक्स। लेकिन जो 3 एस्टेट थे उनमें सिर्फ और सिर्फ जो 3rd एस्टेट था वही टैक्स पे करता था। ये 4th क्वेश्चन हो जाता है आपका। यहाँ पर आप यहाँ पर भी 4th क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो टैक्स इंक्रीज क्यों किए जाते थे, वाई डू लुई 16th इंक्रीज द टैक्स। 4th क्वेश्चन ये हो जाता है। 5th में आप ये लिखेंगे कि ओनली 3rd एस्टेट पेड द टैक्स, हु पेड द टैक्स क्वेश्चन बना लेंगे। आगे बच्चों मैंने 3 एस्टेट के बारे में आपको बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने जो दिया हुआ है, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाया हुआ है। फर्स्ट स्टेट है क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी है। क्लर्जी क्या होते थे, ये जो पादरी होते थे रिलीजियस लीडर होते थे। नोबिलिटी मिनिस्टर्स होते थे जो राजा के आसपास होते थे। 3rd एस्टेट के अंदर बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स एंड सर्वेंट, ये सब शामिल होते थे। तो यहाँ पर एक 6 नंबर का क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। विच वर द 3 एस्टेट्स एक्सप्लेन। आप यहाँ पर 3 एस्टेट के नेम बता करके उनके बाय एग्जाम्पल आप समझाएंगे। 6 क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे बच्चों हमारा आता है कि जो सेकंड फिगर है, सोज हाउ द सिस्टम, जो सिस्टम है वो सोज होता है ऑफ एस्टेट का इन फ्रेंच सोसाइटी में ऑर्गेनाइज कैसे किया गया था। फ्रेंच सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइज कैसे किया गया था वो मैं बताऊंगी आपको। पीजेंट्स मेड 90%, जो 90% पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स की थी। यहाँ पर भी आप इंटरनल बना सकते हैं। हाउ मच वाज द पीजेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड लैंड, उनमें से कुछ के पास भूमि थी। अबाउट 60% थे जो भूमि थी वो किसके पास थी, नोबल के पास थी। चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स के पास थी 3rd एस्टेट की। मेंबर जो फर्स्ट 2 एस्टेट के थे वो कैलर्जी और नोबिलिटी थी। ये मैंने पहले ही बताया है कि मेंबर जो 2 एस्टेट के कैलर्जी और नोबिलिटी होती थी। इंजॉयड सर्टन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, उनको बर्थ से ही अधिकार मिले हुए थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्स ऑफ द स्टेट, लेकिन सबसे बड़ी छूट उनको दी गई थी कि वो टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, और नोबल्स फर्दर किस चीज़ को इंजॉय करते थे, उनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे। उनमें क्या था, फ्यूडल ड्यूज होते थे विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, वो पीजेंट्स से लेते थे ड्यूज वगैरह। पीजेंट्स ओब्लिग्ड होते थे उनकी सर्विसेज के लिए लॉर्ड के प्रति, टू वर्क इन हाउस और फील्ड में वर्क करते थे, टू सर्व द आर्मी में सर्व करते थे और पार्टिसिपेट करते थे बिल्डिंग और रोड बनाने में। यहाँ पर बच्चों हमने पढ़ा है कि जो 90% पीजेंट्स है इस पैराग्राफ के अंदर, और जो मोस्टली 60% भूमि थी वो नोबल्स के प्रति थी लैंड, और जो कैलर्जी और नोबिलिटी वो सेकंड एस्टेट के अंदर आते हैं। वो ज़्यादातर जो फेडरल प्रिविलेजेस थे उनको मिले हुए थे। पीजेंट्स से भी वो ड्यूज कलेक्ट करते थे, और जो पीजेंट्स थे वो उनके खेतों में काम करते थे, घरों में काम करते थे और बिल्डिंग रोड्स बनाने में भी करते थे। नेक्स्ट बच्चों अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ में कि जो मेन टैक्स थे वो कौन से थे। एक बच्चों यहाँ पर टाइथ लिया हुआ है, ये चर्च को दिया जाता था। द चर्च टू एक्सपेक्टेड टू शेयर द टैक्स कॉल्ड टाइथ फ्रॉम द पीजेंट, एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द 3rd एस्टेट हैड टू पे द टैक्स टू द स्टेट। स्टेट को 3rd मेंबर्स को टैक्स पे करना था। टाइथ जो होता था वो चर्च को दिया जाता था। दिस इंक्लूडेड अ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कोल्ड टाइल, एक डायरेक्ट टैक्स भी था जिसको आप क्या बोलते हैं, टाइल बोलते हैं। टाइल था जो वो स्टेट को दिया जाता था। अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लीविड ऑन आर्टिकल्स एवरीडे कंजप्शंस लाइक सोल्ट एंड तंबाकू पे भी उन्होंने क्या किया था, इनडायरेक्ट टैक्स लगाया हुआ था। बर्डन ऑफ फाइनेंशियली एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू द टैक्सेस वाज बोर्न बाय द 3rd एस्टेट एलोन। तो वो सारा का सारा बोर्न का मतलब सहन करना पड़ता था, बियर करते थे, सिर्फ और सिर्फ 3rd एस्टेट बियर करते थे। यहाँ पर बच्चों आपको ये नोटबुक में राइट डाउन करनी है। लीवर क्या होता है, यूनिट ऑफ करेंसी है फ्रांस के अंदर, डिसकॉन्टिन्यूड इन 1794 में। कैलर्जी क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सनस है इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन जहाँ होते थे चर्च के अंदर। टाइथ क्या है, एक टैक्स है जो चर्च को दिया जाता था, कॉम्प्राइजिंग 1/10 होता था ये टोटल
जो अनाज होता था उसका मान लो 90 क्विंटल होता था, उसका 110 क्विंटल किसको देना होता था? चर्च को। टाइल होता है जो टैक्स दिया जाता था स्टेट को। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब यहाँ पर इतने टैक्स देने के बाद क्या जनता के पास कोई ऐसी चीज़ बचती थी जिससे वो अपना गुजारा कर सके? तो उनको क्या क्या दिक्कत स्ट्रगल करना पड़ता था सर्वाइव करने के लिए, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये नोबल्स है, ये कोई पीजेंट्स है, इसको टैक्स वगैरह देने आया है ग्रेन्स के रूप में। तो यहाँ पर नोबल मैन को क्या बोल इज द स्पाइडर, स्पाइडर बोला गया है, और पीजेंट को फ्लाई बोला गया, क्योंकि स्पाइडर फ्लाई का जो ब्लड होती है वो सक करती है, इसीलिए नोबल मैन भी पीजेंट्स का ब्लड सक करते हैं। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ये जो पिक्चर भी वहाँ पर दे सकता है, और एक्सप्लेन बेस्ट एक्सप्लेनिंग लाइन भी दे सकता है, तो ये लाइन बेस्ट एक्सप्लेनिंग होंगी वहाँ पर अगर आप करना चाहें तो। ये याद रखना है, आपको करना है। जो पॉपुलेशंस थी फ्रांस की 23 बिलियन थी जो 1715 में, वो 28 बिलियन हो गई 1789 में। दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। व्हेन इंक्रीज द पॉपुलेशन तो डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। जो प्रोडक्शन था ग्रेन का कैन नॉट इंक्रीज विद द डिमांड ऑफ द with the demand of the population, so the price of bread, which was staple diet of the majority of rose rapidly. Workers were employed as the laborers in workshop में वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता था, उनको फिक्स वेज मिलती थी, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। जो मजदूरी थी वो इतनी नहीं बढ़ रही थी जितनी कि ब्रेड की प्राइस ज़्यादा बढ़ रही थी, बट मजदूरी जो है वो कम बढ़ रही थी, इससे उनको दिक्कत आ रही थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर और रिच का वाइडेंड होता जा रहा था। तो विद थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन एवर ड्रोट एंड हेल रिड्यूस कर देते थे हार्वेस्ट को, तो सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती थी। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इससे सब्सिस्टेंस क्राइसिस पैदा हो जाता था, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस एंड ओल्ड रिजीम। उस ओल्ड रिजीम के अंदर फ्रांस में ऐसे ऐसे क्राइसिस आते रहते थे। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है वेयर बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड, जहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी बेसिक चीज़ें रोटी कपड़ा और मकान हैं, फूड क्लोथ्स एंड द हाउस, तो अगर वो भी ना मिले तो हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस को फेस कर रहे होंगे। तो इसी से ऐसी ही सिचुएशन वहाँ पर हो जाती है। एनोनिमस क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका रिमेन्स अननोन, नाम हम नहीं जानते, उसकी कोई बुक या हमारे पास है तो उसका एनोनिमस लिखा आ सकता है कि इसका जो राइटर है वो पता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका नेम हमें नहीं पता है वो एनोनिमस होता है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर जो स्ट्रगल था उनका सर्वाइविंग के लिए। नेक्स्ट टेबल आपकी हाउ टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। यहाँ पर ये आप अपने आप करेंगे। जब बैड हार्वेस्ट होती है तो शॉर्टेज ऑफ ग्रेन होती है, शॉर्टेज ऑफ ग्रेन होने से प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ने से जो ब्रेड बाय करना पुअर के लिए मुश्किल हो जाता है। ये सब चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्टिविटी में, फिल इन द ब्लैंक्स इन फिगर 4 विद द अप्रोप्रिएट टर्म्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग फूड रियट्स, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, इंक्रीज द नंबर ऑफ डेथ्स, राइजिंग फूड प्राइसेस, वीकर बॉडीज। नेक्स्ट बच्चों 1.3 में हमें क्या पढ़ना है? अ ग्रोइंग मिडल क्लास एनविसेस एन एंड टू द प्रिविलेजेस। अब मैंने कहा है कि जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स थे समाज में, 3 ग्रुप थे। फर्स्ट कैलर्जी होते थे, सेकंड नोबिलिटी होती थी, थर्ड पीजेंट्स वगैरह होते थे। जो पहले 2 थे वो अमीर लोग थे, उनको कोई टैक्स नहीं देना होता था, वो उनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे, विशेष अधिकार मिले हुए थे शुरू से ही उनके बाय बर्थ। लेकिन जो क्रोधित जनता होती है, विशेष जो सिटीजन्स होते हैं, वो उनको अंत कर देते हैं उनके अधिकारों का। कैसे करते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। इन द पास्ट पीजेंट वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग द टैक्स एंड फूड स्कार्सिटी। जब टैक्स बढ़ जाते हैं और भोजन कम मिलता है उनको, तो पीजेंट्स तो क्या करेंगे? रिवोल्ट ही करेंगे। बट दे lacked the means of programs to carry the full scale measures that would bring about a change in the social and economic order. उनके पास फुल स्केल मेजर नहीं थे जो चेंज ला सके सोशल में और इकोनॉमिक ऑर्डर में। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड एस्टेट, क्योंकि वही ग्रुप थर्ड एस्टेट में शामिल थे हु हैड बिकम प्रोस्परस। थर्ड एस्टेट के अंदर भी जो कुछ अमीर लोग थे, एजुकेटेड थे, वो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाते थे वहाँ पर।
एजुकेटेड और न्यू आइडियाज़ तक उनकी असेस होती थी, जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स होते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। 18th सेंचुरी विटनेस द एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म्ड द मिडिल क्लास। जो 18th सेंचुरीज में क्या आता है, सोशल ग्रुप्स एमर्ज होते हैं मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास का जो ग्रुप्स होता है उसको जैकोबियंस बोल देते हैं बच्चों। हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू द एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, जो अपना धन ओवरसीज जा करके कमाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करके कमाते हैं, वूलन सिल्क टेक्सटाइल से कमाते हैं, एक्सपोर्ट गुड्स से कमाते हैं, रिचर मेंबर होते हैं ये सोसाइटी के। ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, आप इंटरनल बना सकते हैं। इन एडिशन टू द मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर, थर्ड एस्टेट के जो प्रोफेशंस थे वो कौन कौन थे थर्ड एस्टेट में? लॉयर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। All of these were educated and believed no group in society should be privileged by birth। जो थर्ड एस्टेट वाले व्यक्ति थे, एजुकेटेड थे, शिक्षित थे, वेल्दी थे, प्रोस्परस थे, वो कहते थे कि प्रिविलेज बाय बर्थ किसी को नहीं दिया गया जाना चाहिए। रादर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। जो सोशल पोजिशन है व्यक्ति की वो उसके गुणों पर बेस्ड होनी चाहिए, उसकी वैल्यूज़ पर बेस्ड होनी चाहिए। दीज आइडियाज़ एनविसाइजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लाज। एक आइडिया जो सोसाइटी में होता है फ्रीडम का और इक्वल लाज का, अपॉर्चुनिटीज़ का फॉर ऑल, वर पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर सच एज जॉन लॉक। आगे लाया गया जॉन लॉक के द्वारा, जीन जैक्स रूसो के द्वारा। इन हिज ट्रू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक ये ट्रू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ये फिलोसफर जो जॉन लॉक है उनकी पुस्तक है। यहाँ पर भी आपका इंटरनल क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिफ्यूट टू डॉक्ट्राइन द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। तो उसने द ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने लिखा था कि जो डिवाइन पावर दी गई है फर्स्ट टू ग्रुप्स को, पहले दो जो हमारे एस्टेट्स हैं वो नहीं मिलनी चाहिए। मोनार्क की जो डिवाइन पावर है वो भी नहीं होनी चाहिए। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, और उसी आइडिया को रूसो भी अदर थिंकर्स होता है, इसने अपना आइडिया उठाया। यहाँ पर बच्चों आप इंटरनल बना सकते हैं रूसो का। प्रोपोजिंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसकी बुक का भी नाम है, लेकिन ये उसकी बुक का क्या हो सकता है? सब्जेक्ट है बच्चों। यहाँ पर इंटरनल क्वेश्चन आप बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये। जो रूसो की बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या लिखा था? प्रोपोजिंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, मतलब बातचीत होनी चाहिए, सामाजिक बातचीत जो होती है। इन स्पिरिट ऑफ द लॉ, ये मोंटेस्क्यू की है स्पिरिट ऑफ द लॉ। प्रोपोज डिवीजन ऑफ पावर, इसमें दिया गया, देखो यहाँ पर विच वाज द बुक ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉ, हु रोट द स्पिरिट ऑफ लॉ भी आ सकता है, मोंटेस्क्यू। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉ, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है इट प्रोपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, गवर्नमेंट के बीच में पावर को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड करती है। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन। अब जहाँ से लड़ाई की शुरुआत हुई थी कि ब्रिटेन से आज़ादी दिलवाने में फ्रांस ने यूएसए की हेल्प की थी। इसकी हेल्प की थी यूएसए में जो 13 कॉलोनी थी ब्रिटेन की, उनको ब्रिटेन को यूएसए से भगाने में इसने हेल्प की थी। उसके बाद सिचुएशन लागू होती है, ये सारी बुक्स लिखी जाती हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। फ्रांस में पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए ये एक सबसे बड़ा इश्यू होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और गारंटी देना अधिकारों की इंडिविजुअल्स को। द आइडियाज़ ऑफ, ये तीनों फिलोसफर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों के क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन पक्का एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इनके आप इंटरनल क्वेश्चन बना लेना। आइडियाज़ ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स, कॉफ़ी हाउसेज एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू द बुक्स एंड न्यूज़पेपर। हाउ वाज द आइडियाज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिविजुअल राइट्स स्प्रेड इन द सोसाइटी, ये क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हैं। वो कॉफ़ी हाउसेज में, सैलून्स में लोगों में फैला था बुक्स के जरिए और न्यूज़पेपर के जरिए। दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट राइट एंड रीड। ये आइडिया उन लोगों के बीच में फैला जो पढ़ लिख नहीं सकते थे,
द न्यूज़ ऑफ लुई 16 प्लान टू इम्पोज द फर्दर टैक्स। लेकिन क्या किया, जो न्यूज़ दैट लुई 16, एक ऐसा न्यूज़ फैल गया कि अगर लुई 16 ने आगे भी टैक्स को, फर्दर टैक्स को इंक्रीज किया टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंस, अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। जो स्टेट है ये विशेष अधिकारों के खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष खड़ा कर देगी। ये बच्चों आपका यहाँ जो हमारा ये ग्रोइंग मिडिल क्लास से ने प्रिविलेजेस को कैसे ख़त्म करने के लिए संघर्ष किए, ये पूरा हमने पढ़ लिया है। तीनों थिंकर्स को आप अच्छे से याद करेंगे। यहाँ पर क्या आता है, जॉर्ज डंटन आता है, जो बिकेम एक्टिव इन रिवोल्यूशनरी पॉलिसीज़ में एक्टिव बन गए थे ओल्ड रिजीम में। रोट ए फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लिखते हैं, लुकिंग बैक अपॉन द व्हेन ही हैड जस्ट कंप्लीटेड हिज स्टडीज़, जब उसने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया। ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं उन्होंने क्या लिखा है। इंग्लिशमैन आर्थर यंग ने ट्रैवल किया था फ्रांस में ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1787 1789 तक, और उसने डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखे थे विजिट्स के और कमेंट किया था। ये कमेंट उनकी देख लेना बच्चों, ये आप पढ़ लेना। He who decides to serve and waited upon by slave and ill-treated slaves at that must be fully aware that by doing so he is placing his property and his life in a situation which is very different from that he would be। जो व्यक्ति स्लेवरी को स्वीकार कर रहा है तो ये मान लो कि वो उसका लाइफ बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, जो वो जी रहा है उससे डिफरेंट। हैड ही चोजन द सर्विसेज ऑफ फ्री और वेल ट्रीटेड मैन, क्या वो वेल ट्रीटेड मैन अच्छे फ्री होकर के कोई भी काम करना चाहेगा। हु चूज टू डाइन टू द अकॉम्पनीमेंट ऑफ हिज विक्टिम्स ग्रोन्स शुड नॉट बी कंप्लेन इफ ड्यूरिंग अ रियट ऑफ हिज डॉटर्स गेट किडनैप्ड और हिज सन्स थ्रोट इज स्लिट। तो ऐसी ये मतलब एक धारणा है, जो कि ओपिनियन है इस राइटर का, इंग्लिशमैन आर्थर यंग का। किसी भी व्यक्ति को, क्या आप अपने बेटों को, अपनी बेटी को किडनैप किया हुआ है, बेटों को गला घोटते हुए देखना चाहते हो ऐसी सिचुएशन में, तो आप इस सिचुएशन को न बदलें, ऐसी रिक्वेस्ट इन थिंकर्स ने की है। ये भी आप सब चीज़ें पढ़ेंगे, जितना हो सके आप उतने इंटरनल फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, वी हैव कंप्लीटेड। बच्चों, आई अगेन रिपीट दैट इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस सो दैट आने वाली जो भी आपके पास नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स।